सफलता की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत करने वालों पर फ़िदा होती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत करने वालों पर फ़िदा होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग अपने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का पार्ट 9 शुरू करेंगे। इसके पहले हम आपको बताते चलें कि सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो आप में से यदि किसी भी कैंडिडेट का इनमें से कोई भी पार्ट छूट गया हो तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर से सीक्वेंस में देखते आइएगा। सो दैट कि आपका आगे कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े, ठीक है? देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि ये सिर्फ़ इंग्लिश में नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। यही चीज़ आपको सभी विषयों में देखने को मिलता है। ये अलग बात है कि अलग-अलग सब्जेक्ट का जो महिमा है या कह सकते हैं फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का होता है कि एक चैप्टर दूसरे से बिल्कुल इर्रेलेवेंट होता है, ठीक है? लेकिन इंग्लिश में ये काम लागू नहीं होता, इंग्लिश में ये फ़ॉर्मूला काम नहीं करता। इंग्लिश में सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, को-रिलेटेड हैं, ठीक है? तो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे आप सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो इसमें आप सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होता है, ठीक है? फिर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में जैसा कि हमने आपको पहले से बता रखा है, आपको 2 ही चीज़ चेक करना होता है। वर्ब 2 ही तरीके से रॉन्ग हो सकता है, या तो वो अपने फर्स्ट फॉर्म में हो या तो अपने फिफ्थ फॉर्म में हो। तो फर्स्ट होगा तो फिफ्थ, फिफ्थ होगा तो फर्स्ट, ऐसा आपको चेक करना पड़ता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अर्थात सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ठीक है? और वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है प्लूरल, वर्ब का जो 5वां फॉर्म होता है जिसके लास्ट में सी-एस लगा होता है वो होता है सिंगुलर, ठीक है? ये हमने आपको इसके पहले के सभी वीडियोज़ में बताया है, ठीक है? आज भी हम इसको रिपीट कर दिए। तो इसी तरीके से यदि आपका कोई भी पार्ट छूट गया हो तो होता क्या है कि कोई एक सीक्वेंस यदि आपका छूट गया हो, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का पार्ट 1 किसी का छूट गया हो, तो वो कैंडिडेट सब्जेक्ट को पहचानना ही नहीं सीखा। अब यदि वो व्यक्ति सब्जेक्ट को पहचानना नहीं सीख पाया और हम किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आपको बता देंगे कि देखिए ये इसका सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे आप में से ऐसे उस बच्चे को दिक्कत जा सकती है जो सब्जेक्ट को पहचानना नहीं सीखा हो। ठीक है? इसलिए ज़रूरी है कि आप सभी चीज़ों को पूरे सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से देखते हुए आगे की ओर बढ़ें, ताकि आगे आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में ही नहीं, इसके आगे भी यदि आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ भी इससे रिलेटेड यदि कोई ज़िक्र होगा, तो वहाँ पे आपको स्मूथनेस फ़ील हो, वहाँ पे आप अनकम्फ़र्टेबल फ़ील ना करें, वहाँ पे आपको कोई कठिनाई महसूस ना हो। ठीक है? चलिए, तो आज के अपने इस वीडियो सेशन को हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के पार्ट 9 में। देखें, आज हम लोगों को कहाँ से पढ़ना शुरू करना है। अब आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है भाई? हाइपोथेटिकल सेंटेंस। अब ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस क्या होता है, इसकी चर्चा हम करें। सबसे पहले हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक, जिसमें कल्पना दिखाई गई हो। ठीक है? या आपकी अतृप्त इच्छा ज़ाहिर की गई हो। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने देश में बड़ी पार्टियों की बात करें तो नेशनल लेवल पे 2 ही पार्टी हैं, राष्ट्रीय स्तर की 2 ही पार्टी है, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, ठीक है? अब आप ज़रा गौर फरमाइए, मान लीजिए जैसे बीजेपी का कोई नेता हो, ठीक है? और वो गलती से, जैसे मान लीजिए लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, तो बड़े वरिष्ठ नेता थे, बीजेपी के बड़े कद के नेता थे। उनकी भी चाहत रही होगी कि काश हम देश के प्रधानमंत्री बनते, काश हम देश के राष्ट्रपति बनते, लेकिन वो नहीं बन सके, ठीक है? इसी तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी हो गए, प्रियंका गांधी हो गए, सोनिया गांधी हो गई, या और भी ऐसे कांग्रेस में भी कई बड़े-बड़े नेता होंगे। उनकी भी चाहत होगी कि काश कभी हम भी कहीं के सीएम बनते, हम भी देश के पीएम बनते, राष्ट्रपति बनते वगैरह-वगैरह, ठीक है? अब होता क्या है कि इनकी चाहत तो थी, ठीक है? या इनके जो चाहने वाले होंगे, इनके जो वेल विशर्स होंगे, उनकी इच्छा होगी कि काश हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा जो परिवार वाला मेंबर है, ये पीएम बनता, ये सीएम बनता, प्रेसिडेंट बनता, ठीक है? अब ये क्या है? ये उनके मन की इच्छा है, ठीक है? या एक और बात हम लोग करें, वो ऐसे बिहेव करती है मानो वो डीएम हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कलेक्टर हो, वगैरह-वगैरह, ठीक है? बात समझ में आई? तो इस तरीके से बिहेव करती है मानो। अब मानो के बाद जो सेंटेंस लिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये पूरा का पूरा आपका इमेजिनेशन दिखा रहा है, ठीक है? आप याद कीजिए, आपके स्कूल कॉलेज में, जब आप स्कूल कॉलेज में थे, तो आपको ऐसे लिखने के लिए आया करता था, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी,
ठीक है। दोनों जगहों पे एक ऐसे आता था, आपके ऐसे की बुक में अभी भी है, सभी स्कूल एंड कॉलेज के ऐसे की बुक में है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं राष्ट्रपति होता। ध्यान दीजिएगा। अब इसको लिखा कैसे जाता है? सबसे पहले इस प्रकार के सेंटेंस को ही हम लोग कहते हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंस, काल्पनिक वाक्य। क्या कहते हैं? काल्पनिक वाक्य। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने आपको अभी तक जो पढ़ाया है या आप बचपन से अभी तक जो जानते आए हैं, उसके अकॉर्डिंग जरा आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा। आप यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, आपने क्या सीखा है भाई? तो अभी तक आपने ये सीखा है कि ही के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो ही के साथ हम लोग यूज़ करते हैं वॉज का, हाँ या ना? ही के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं वॉज का। लेकिन अब आपको ऐसे काल्पनिक वाक्यों में यहाँ पे वॉज का यूज़ नहीं करना होगा। यहाँ आपका सेंटेंस प्लूरल हो या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी भी नंबर का हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का हो, चाहे वो सेकंड पर्सन का हो या वो थर्ड पर्सन का हो, ठीक है? तो थर्ड पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो, किसी भी पर्सन का हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो अथवा प्लूरल हो, सबके साथ हम लोग एक ही वर्ब का यूज़ करेंगे। कौन से वर्ब का? हम लोग यूज़ करेंगे वर का। किसका यूज़ करेंगे? तो हम लोग यूज़ करेंगे वर का। किसका यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे वर का। ठीक है? ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है आपके साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके साथ भाई? यहाँ पे आपने क्या किया? तो यहाँ पे हम सबों का एक कॉमन हैबिट बना हुआ था, ही के साथ लगाना था वॉज पास्ट में, वी के साथ लगाना था वर, ठीक है? यू के साथ लगाना था वर, ज़रा ध्यान दीजिए। और इसी प्रकार से यदि हम इट की बात करें तो इट के साथ भी क्या लगाते थे? तो इट के साथ भी हम लोग लगाते आ रहे हैं वॉज। लेकिन कब? ये नॉर्मल सिचुएशन में। कब? ये सारी बातें अप्लाई होती है आपके नॉर्मल सिचुएशन में। कहाँ अप्लाई होती है? आपके नॉर्मल सिचुएशन में अप्लाई होती है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि कहीं इमेजिनेशन दिखाना हो, कल्पना दिखाना हो, ठीक है? तो अब आपको सब्जेक्ट से कोई मोहब्बत नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, वर्ब हमेशा और हमेशा लिखा जाएगा ये वाला प्लूरल। अब प्लूरल का मतलब कि आप यहाँ पे हैव नहीं लिख सकते। प्लूरल का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे डू लिख देंगे, ये भी गलत है। या आप यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे, ये भी गलत है। ऐसे कोरी कल्पना को दिखाने के लिए हाइपोथेटिकल सेंटेंस में हम लोग हमेशा और हमेशा यूज़ करते हैं वर का। किसका यूज़ करते हैं? हमेशा यूज़ करते हैं वर का। ये आप कसम खा लीजिए, ठीक है? कसमें वादे प्यार वफा सब बाकी हैं वादों के हार, ठीक है? इस तरीके से आपको कसम खा लेना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब इस पैटर्न का कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए, यूं ही बातें हम लोगों को डाइजेस्ट होती नहीं। जैसे अब कल्पना दिखाने वाला जो सेंटेंस होगा ये किस तरीके का होता है सर, कैसे पहचानेंगे हम? इसमें देखिएगा आम तौर पे आपको इफ लगा हुआ दिखाई देगा और सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इफ पर बेस्ड ही होता है, ठीक है? जैसे इफ ही वॉज द पीएम ऑफ इंडिया, यदि वो देश का प्रधानमंत्री होता, ठीक है? उसके आगे जो बातें कहनी है कहते रहिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे एरर कहाँ पूछा जाएगा? इस वाले पार्ट में, ठीक है? इफ यू वर माई फ्रेंड, यदि तुम मेरे दोस्त होते, यदि आप मेरे दोस्त होते, यदि तुम मेरे दोस्त होते, ठीक है? अब जरा देखिए यहाँ पे इफ यहाँ भी है और यहाँ पे क्या लगा हुआ? वर लगा हुआ है। तो ये वाला क्या हो गया? ये वाला करेक्ट हो गया। और ये वाला क्या हो गया? ऊपर वाले में गलत हो गया। यहाँ पे वॉज के स्थान पे हम लोगों को यूज करना होगा वर का। बात समझ में आ रही है दोस्तों? इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंस, ठीक है? इसी तरीके से आप देखेंगे आपको दिखाई देगा विश। क्या दिखाई देगा? विश। विश हो या इसका पास्ट रहेगा विश्ड, ठीक है? तो वो भी क्या होगा? वो भी होगा कल्पना वाला सेंटेंस। इसके बाद जो सेंटेंस लिखा जाएगा उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे, ठीक है? विशेष रूप से आपके एग्जाम में दिखाई देता है ये विश, ठीक है? तो विश हो या विशेष हो, अर्थात यहाँ पे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो, इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? तो इसके साथ हम लोग यूज करेंगे आगे वर का। किसका? इसके साथ यूज करेंगे आगे हम लोग वर का। किसका? वर का, ठीक है? अब ये विश के साथ नहीं बता रहे हैं, सेंटेंस में आपको विश मिले या विशेष मिले, ठीक है? तो
आगे इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस लिखा जाएगा उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे वर का। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब के रूप में हम लोग यूज़ करेंगे किसका, वर का, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और पहचानने के तरीके आपको सेंटेंस में एज़ इफ मिले, क्या मिले, एज़ इफ मिले। एज़ इफ का मतलब होता है मानो, एज़ इफ का मतलब क्या होता है, मानो, मतलब फिर वो कल्पना दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे इफ कल्पना को दिखाता है, ये विश आपको कल्पना को दिखाता है, उसी प्रकार से एज इफ वाला पार्ट जिस सेंटेंस में होगा, इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस इधर हम लिखेंगे उसमें भी वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे वर का। किसका यूज करेंगे, वर का। जैसे वो इस तरीके से काम करती है, इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती है, जैसे मानो वो खुद सोनिया गांधी हो, खुद वो प्रियंका गांधी हो, खुद वो प्रियंका चोपड़ा हो, वगैरह वगैरह। बातें समझ में आई। चलिए, तो अब इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को आइए हम लोग यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं, और तब जाके हम लोगों को समझ में आएगा कि अभी-अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, इस पे आधारित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आइए यहाँ देखिए, ये देखिए इफ़ मिला। अब इफ़ के बाद क्या है, आई लिखा हुआ है, ठीक है? तो हमें सब्जेक्ट से अब कोई मतलब है ही नहीं, सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए क्या मिला आपको, वाज़ मिला, तो वाज़ की जगह क्या लिखें, वाज़ की जगह लिखेंगे वर। क्या लिखेंगे, वाज़ के स्थान पे लिखेंगे वर। सेंटेंस का थोड़ा मीनिंग भी समझ लें, ताकि आप में से किसी को कहीं कोई कन्फ्यूजन ज़िंदा ना बचे, और यदि कन्फ्यूजन आपको कहीं भी ज़िंदा मिल जाए, तो उसको तुरंत वहीं गोली मार दीजिए, ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलिए, इसका थोड़ा-सा मीनिंग समझने का हम लोग प्रयास करें। इफ़ आई वर ही, यदि मैं उसके स्थान पर होता। अब ज़रा देखिए, यदि आप में से कोई एक बच्चा हो, तो वो भी ऐसा कल्पना कर सकता है कि यदि वो मेरी जगह पे होता। जैसे नहीं होता है, आप में से कई दोस्त एक ही एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, ठीक है? तो या कई रिलेटिव्स होते हैं, तो रिलेशन वाले आपके हों, ठीक है? मान लीजिए आपका कोई कज़न है, भाई हो या बहन हो कज़न में, ठीक है? वो किसी एग्ज़ाम में अपीयर हुआ अलग स्टेट में, आप किसी अलग स्टेट में रहते हैं, वो आप अपने स्टेट में उस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए दोनों में से कोई जो कज़न्स हैं, दोनों में से कोई एक कैंडिडेट थोड़ा-सा इंटेलिजेंट हो और कोई दूसरा कैंडिडेट थोड़ा-सा वीक हो किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है? कंपैरेटिवली। तो एक कैंडिडेट जो स्ट्रॉन्ग होता है उस सब्जेक्ट में, वो दूसरे वीक वाले कैंडिडेट से कहता है, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, नहीं जैसे आप स्कूल में भी अपीयर होते थे, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हें 100 में 100 लाता, ठीक है? बट ऐसा होता नहीं है, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। बात समझ में आया? ठीक है? ये वही बातें कही जा रही है। इफ आई वर ही, यदि मैं उसके स्थान पर होता, आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, तो मैं ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए, अब आ जाइए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो एरर कहाँ मिला? एरर मिला हमें पार्ट ए में, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फिर देखिए ये आपको मिला आई सब्जेक्ट है, ये देखिए आपको मिला विश, ठीक है? और विश क्या है? ये है वर्ब का फर्स्ट पार्ट। यही हमने आपको बताया था कि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मिलेगा, किसमें? विश में लगा हुआ, ठीक है? तो अभी ये जो है ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये फिर से सब्जेक्ट है, किसका? इस वर्ब का। तो हमें इस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है? यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा वर्ब का। किसका यूज़ करना होगा? वर्ब का यूज़ करना होगा, ठीक है? अब देखिए ये चूँकि ब्रैकेट में लिखा हुआ पार्ट है, अर्थात ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पार्ट है, जैसा कि आप ऊपर इंस्ट्रक्शन में पढ़ पा रहे हैं, ठीक है? तो इम्प्रूवमेंट में क्या करना होता है? आपको ब्रैकेट में या अंडरलाइन किए गए पार्ट में या बोल्ड लेटर में लिखे गए पार्ट का करेक्ट आंसर आपको ढूँढ के बताना होता है दिए गए ऑप्शंस में से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वर, ठीक है? चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, अगला कॉन्सेप्ट अब हम लोगों को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है भाई? तो अब हम लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ना है वैरायटी ऑफ। अब ये वैरायटी ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है? आइए इसको हम आपको समझाते चलें। याद कीजिए हमने आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ाया था नंबर ऑफ। याद कीजिए हमने आपको पढ़ा रखा है, क्या पढ़ाए थे? नंबर ऑफ, ठीक है? पढ़ाए थे ऐसा। फिर इसके आगे हमने आपको पढ़ाया था द नंबर ऑफ। क्या पढ़ाए थे? द नंबर ऑफ, ठीक है? अब देखिए ये सेम मीनिंग होता है अ वैरायटी ऑफ। क्या मीनिंग होता है? सेम मीनिंग एक्सप्रेस करेगा कौन? ये अ वैरायटी ऑफ।
अ वेराइटी ऑफ का मीनिंग सेम होता है अ नंबर ऑफ, इन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम। और यहाँ पे जो मीनिंग होता है द नंबर ऑफ का, यही सेम मीनिंग होगा द वेराइटी ऑफ का, द वेराइटी ऑफ। इन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम। अब दोनों का कॉन्सेप्ट सेम क्या है, याद कीजिए। इसके बारे में अ नंबर ऑफ के बारे में हमने आपको बताया था, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मेनी। क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मेनी। और मेनी के बारे में हमने आपको पहले से बता रखा है कि मेनी के बाद आने वाला सब कुछ कैसा रहता है, सब कुछ रहता है प्लूरल। कैसा रहता है, सब कुछ। अर्थात मेनी के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो रहेगा प्लूरल, और उस प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब लिखा जाएगा वो भी लिखा जाता है प्लूरल। ठीक है, चलिए। तो इन द सेम वे यहाँ भी यही काम होता है। अ वेराइटी ऑफ के बाद आने वाला यहाँ जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, ये सब का सब लिखा जाएगा प्लूरल। कैसा रहेगा, ये सब रहेगा प्लूरल। और तब इसके बाद यहाँ जो वर्ब यूज किया जाता है, ये वर्ब भी लिखा जाता है प्लूरल। कैसा वर्ब रहेगा, वर्ब भी रहेगा प्लूरल। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। अब इनके साथ आपके एग्जाम में जो होता है, तो याद कीजिए द नंबर ऑफ पढ़ाते समय हमने आपको बताया था, द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल कुछ भी हो सकता है, बट आपके एग्जाम में दिखाई क्या पड़ता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। इन द सेम वे द वेराइटी ऑफ के बाद भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नाउन आता है, यहाँ पर जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ये आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा प्लूरल। कैसा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये लिखा हुआ दिखाई देगा आपको प्लूरल। किंतु इनके साथ आने वाला यहाँ जो वर्ब होता है, ये वर्ब हमेशा और हमेशा कैसा रहता है, हमेशा और हमेशा होता है सिंगुलर। कैसा होता है, ये वर्ब हमेशा होता है सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि द नंबर ऑफ के साथ कसम खा लेना है। क्या कसम खा लेना है भाई, कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ देंगे। कब कब, तो सिंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, द नंबर ऑफ आपको कहीं भी दिखाई दे, इन द सेम वे द वेराइटी ऑफ आपको कहीं भी दिखाई दे, तो इसके साथ ये नाउन तो रहेगा प्लूरल, लेकिन इस वर्ब को कैसा रखना होगा, इस वर्ब को रखना होगा आपको हमेशा और हमेशा सिंगुलर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए, अब इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोगों को बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए अब हम लोग चलते हैं और कुछ क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें।